नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विन वे इंस्टीट्यूट पे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी दोस्तों को पता ही है कि हमने यूपी जीके की महत्वपूर्ण श्रृंखला प्रारंभ की है, जिसके तहत आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश की जलवायु यानी उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि इस वीडियो से संबंधित ये जो PDF है, इसको प्राप्त करने के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहां से इसकी PDF को प्राप्त करें। तो दोस्तों देर न करते हुए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास को, ठीक है, जिसमें पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में। उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में तो शुरू करते हैं क्लास को। उत्तर प्रदेश की जलवायु, तो जलवायु किसी विशाल क्षेत्र में लंबे समय के मौसम और उसमें परिवर्तन का योग है। यानी जलवायु क्या है कि किसी विशाल क्षेत्र में लंबे समय के मौसम और उसमें परिवर्तन का योग है। फिर पूछा जाए कि जलवायु के घटक कौन कौन से हैं, तो तापमान, आर्द्रता, हवाएं और वर्षा। कौन कौन? तापमान, आर्द्रता, हवाएं और वर्षा, ये जलवायु के क्या हैं? घटक हैं। कौन से हैं? तापमान, आर्द्रता, हवाएं और वर्षा, ये किसके घटक हैं? जलवायु के घटक हैं। और उसके कारक जो हैं किसी क्षेत्र की, है ना, किसी क्षेत्र की जलवायु के अनेक कारक, है ना, अनेक कारक, वो भी कौन कौन से हैं? तो भू आकृति यानी उसकी भू आकृति कैसी है, अक्षांशीय स्थिति कैसी है, ऊंचाई कैसी है, और उच्चावच, वायु दाब एवं पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराओं आदि पर निर्भर करता है। यानी उस क्षेत्र की जलवायु के जो कारक हैं वो कौन कौन से होंगे? भू आकृति के, अक्षांश और ऊंचाई, उच्चावच, वायु दाब एवं पवन तंत्र, और समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराओं आदि पर निर्भर करती है। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं फिर अगले पॉइंट पर। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश, है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आता है। किसमें आता है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु किसके अंतर्गत आता है? उष्णकटिबंधीय जलवायु मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आता है अपना उत्तर प्रदेश। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बाद आगे चलते हैं। एक समान जलवायु वाले क्षेत्रों को जलवायु प्रदेशों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यानी जलवायु प्रदेश किसे कहा जाता है? एक समान जलवायु वाले क्षेत्रों को किसमें? जलवायु प्रदेशों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक, अगले पॉइंट पर चलते हैं। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों की पहचान की गई। कितने? 9 कृषि जलवायु प्रदेशों की यानी जलवायु क्षेत्रों की पहचान की गई। कितने हैं जलवायु क्षेत्र? 9 कृषि जलवायु क्षेत्र की पहचान की गई। लेकिन उत्तर प्रदेश को मुख्यतः 2 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया। कितने? 2 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया। 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, लेकिन मुख्यतः इनको 2 जलवायु क्षेत्र यानी 2 जलवायु प्रदेश में बांटा गया। वो कौन कौन से हैं? एक तो है आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश। कौन सा है? आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? साधारण, आर्द्र और उष्ण प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? साधारण, आर्द्र और उष्ण प्रदेश हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण जलवायु प्रदेश, है ना, उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण जलवायु प्रदेश। जैसे सबसे पहले देखेंगे उप आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु प्रदेश। कौन सा? उप आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु प्रदेश। कौन सा देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे उप आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु प्रदेश। ठीक है, इसमें देखते हैं कि इसके अंतर्गत ऊपरी गंगा मैदान क्षेत्र आते हैं। कौन से? ऊपरी गंगा, है ना, ऊपरी गंगा मैदानी क्षेत्र आते हैं। कौन से आते हैं? ऊपरी गंगा मैदानी क्षेत्र आते हैं। किसके अंतर्गत? उप आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक, इस तरह की जलवायु में यानी किसमें? उप आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु में जुलाई का औसतन तापमान यानी औसत तापमान कितना होता है? 25 डिग्री से 40 डिग्री। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उप आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु प्रदेश में जुलाई का औसत तापमान कितना होता है? 25 डिग्री से 40 डिग्री तक। ठीक है, और उसके बाद जनवरी का औसत तापमान कितना होता है? 17 डिग्री से लेकर 25 डिग्री तक। यानी कितने डिग्री सेल्सियस से? 17 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक ये किसका तापमान होता है? जनवरी का तापमान होता है। ठीक, किसमें? उप आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद पूछा जाए उप आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा, है ना, औसत वार्षिक वर्षा
कितने सेंटीमीटर होती है? 75 सेंटीमीटर से 150 यानी 150 सेंटीमीटर तक, 75 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। किस क्षेत्र में? उप आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु प्रदेश में। उप आर्द्र महाद्वीपीय जल, ये कौन से क्षेत्र आते हैं? ऊपरी गंगा मैदानी क्षेत्र आते हैं। ठीक है। जुलाई का औसत तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस, जनवरी का औसत तापमान 17 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस होता है। और औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 75 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर होती है। आगे चलते हैं फिर दोस्तों अगले टॉपिक पर। अगला है उप आर्द्र मध्यवर्ती जलवायु प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? उप आर्द्र मध्यवर्ती जलवायु प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? उप आर्द्र मध्यवर्ती जलवायु प्रदेश। ठीक है। इसके अंतर्गत कौन आता है? तो इसके अंतर्गत प्रदेश का उत्तरी भाग आता है। कौन सा आता है? उत्तरी भाग। प्रदेश का उत्तरी भाग किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? उप आर्द्र मध्यवर्ती जलवायु। किसमें? उप आर्द्र मध्यवर्ती जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। ठीक है। और इसमें जुलाई का तापमान कितना होता है? जुलाई का तापमान होता है 25 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस। और जनवरी का तापमान कितना होता है? 10 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस। किसके अंतर्गत? उप आर्द्र मध्यवर्ती जलवायु प्रदेश। किसमें? उप आर्द्र मध्यवर्ती जलवायु प्रदेश के अंतर्गत। ठीक है। जुलाई का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस और जनवरी का तापमान होता है 10 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद देखते हैं औसत वार्षिक वर्षा, यानी उप आर्द्र मध्यवर्ती जलवायु प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर होती है उप आर्द्र मध्यवर्ती जलवायु प्रदेश में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, ये टेम्परेचर पूछे जाते हैं। ठीक है। तो उप आर्द्र मध्यवर्ती जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन से आते हैं? उत्तर प्रदेश का उत्तरी भाग आता है। कौन सा आता है? उत्तर प्रदेश का उत्तरी भाग। आगे चलते हैं अगले प्रदेश पर। अगला है आर्द्र दक्षिण पूर्वी जलवायु प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? आर्द्र दक्षिण पूर्वी जलवायु प्रदेश। कौन सा होगा? आर्द्र दक्षिण पूर्वी जलवायु प्रदेश हो जाएगा। ये इसके अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है? तो इसके अंतर्गत सोनभद्र जिला है ना, सोनभद्र जिले का दक्षिणी भाग आता है ना। सोनभद्र जिले का दक्षिणी भाग किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? आर्द्र दक्षिण पूर्वी जलवायु। किसके अंतर्गत? आर्द्र दक्षिण पूर्वी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। कौन? सोनभद्र जिले का दक्षिणी भाग। और यहाँ का औसत तापमान यानी जुलाई में जो है औसत तापमान कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस। कितना? 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और जनवरी में इसका औसत तापमान कितना होता है? 17 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस, यानी 17 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होता है। ठीक है। उसके बाद औसत वार्षिक वर्षा। औसत वार्षिक वर्षा इस क्षेत्र में यानी इस प्रदेश में कितनी होती है? 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर। तो सोनभद्र जिले का दक्षिणी भाग किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? आर्द्र दक्षिणी पूर्वी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत। किसके? आर्द्र दक्षिण पूर्वी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक। और यहाँ पर इस क्षेत्र में जुलाई का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस, जनवरी में 17 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस। औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है। आगे चलते हैं अगला प्रदेश देखते हैं। अगला जलवायु प्रदेश हो जाएगा आर्द्र शुष्क उष्ण जलवायु प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? आर्द्र शुष्क उष्ण जलवायु प्रदेश हो जाएगा। ठीक है। इसके अंतर्गत कौन सा आता है? तो इसके अंतर्गत प्रदेश का ललितपुर जिला आता है। कौन सा आता है? ललितपुर जिला आता है। तो ललितपुर जिला किसके अंतर्गत आता है? आर्द्र शुष्क उष्ण जलवायु प्रदेश के अंतर्गत। आर्द्र शुष्क जलवायु उष्ण जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन आता है? ललितपुर जिला। ठीक। और यहाँ जुलाई का औसत तापमान कितना होता है ललितपुर में, यानी आर्द्र उष्ण जलवायु प्रदेश में? 25 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री, यानी जुलाई का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक। और वहीं पर जनवरी का पूछा जाए कि जनवरी का औसत तापमान कितना होता है? तो 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? यानी 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर। कितना होता है? 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। तो आर्द्र शुष्क उष्ण जलवायु प्रदेश किस क्षेत्र में है? यानी ललितपुर जिला। कौन आता है? ललितपुर जिला आता है। ठीक है। आगे चलते हैं अगला जलवायु प्रदेश देखते हैं कौन सा है। तो आर्द्र शुष्क उपोष्ण जलवायु। कौन सा हो जाएगा? आर्द्र शुष्क उपोष्ण जलवायु प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? आर्द्र शुष्क उपोष्ण जलवायु प्रदेश। ठीक। इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो इसके अंतर्गत प्रदेश की पश्चिमी सीमा से लगे, यानी प्रदेश की पश्चिमी सीमा से लगे जिले आते हैं। तो वो भी कौन कौन से जिले? सहारनपुर, शामली, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर,
बागपत, अलीगढ़, मथुरा और आगरा, है ना, ये सब किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? आर्द्र शुष्क उपोष्ण जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? आर्द्र शुष्क उपोष्ण जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन? सहारनपुर, शामली, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, अलीगढ़, मथुरा और आगरा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मथुरा जो है किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है, आगरा किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है, अलीगढ़ किसके अंतर्गत आता है? तो आर्द्र शुष्क उपोष्ण जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो ये सारे जिले याद रखेंगे इस क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, और यहाँ पर जो है इस क्षेत्र में यानी इस प्रदेश में जुलाई में तापमान कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस जुलाई में तापमान होता है। और जनवरी में जो है इस प्रदेश में कितना होता है? 15 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होता है। ठीक है, किसका होता है? अर्धशुष्क उपोष्ण जलवायु प्रदेश का। ठीक है, और यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है। किस क्षेत्र में? अर्धशुष्क उपोष्ण जलवायु प्रदेश में। ठीक है, ये औसत वर्षा जरूर याद रखने रहना, क्योंकि ये पूछा जाता है कि अर्धशुष्क उपोष्ण जलवायु प्रदेश की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? 25 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं फिर दोस्तों, आगे देखते हैं कि प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, है ना, कौन कौन से हैं जो प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करते हैं? कौन कौन से कारक हैं यानी प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक? तो सबसे पहला हम देखेंगे अक्षांश, है ना, पहला कारक कौन सा हो जाएगा? अक्षांश हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखते हैं उत्तर प्रदेश कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्क रेखा के उत्तर में यानी उत्तर प्रदेश कहाँ पर है कर्क रेखा के? तो उत्तर में है, तो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ठीक है, इस अक्षांशी स्थिति के कारण, है ना, इस अक्षांशी स्थिति के कारण यहाँ अधिक दैनिक और वार्षिक तापांतर एवं विषम जलवायु पाई जाती है। ठीक है, यानी इस अक्षांशीय स्थिति के कारण यहाँ अधिक दैनिक और वार्षिक तापांतर एवं विषम जलवायु पाई जाती है, यानी अक्षांश, यानी कि उत्तर प्रदेश कर्क रेखा के कहाँ पर है? कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो पहला कारक कौन सा हो जाएगा? अक्षांश हो जाएगा। पहला कारक कौन सा हो जाएगा? अक्षांश हो जाएगा। और दूसरा है महाद्वीपीय प्रभाव। दूसरा कौन सा हो जाएगा? महाद्वीपीय प्रभाव, यानी प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक में दूसरा कौन सा हो जाएगा? महाद्वीपीय प्रभाव। कौन सा हो जाएगा? महाद्वीपीय प्रभाव। ठीक है, उत्तर प्रदेश समुद्र से काफ़ी दूरी पर स्थित है। ये तो पता ही है कि उत्तर प्रदेश के पास समुद्र की बाउंड्री है ही नहीं है, तो उत्तर प्रदेश समुद्र से काफ़ी दूरी पर स्थित है। ठीक है, यह समुद्र के समकारी प्रभाव से वंचित रह जाता है, यानी समुद्र के समकारी प्रभाव से वंचित रह जाता है। इसलिए गर्मियों में अत्यधिक गर्म और सर्दियों में अत्यधिक ठंडा होता है। किसके कारण? महाद्वीपीय प्रभाव के कारण। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाद्वीपीय प्रभाव के कारण गर्मियों में अत्यधिक गर्म और सर्दियों में अत्यधिक ठंडा कौन रहता है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, ठीक है, ये याद रखना। ठीक, आगे चलते हैं फिर दोस्तों अगले टॉपिक पर। अगला कारक हो जाएगा हिमालय की उपस्थिति। कौन सा हो जाएगा? हिमालय की उपस्थिति। अगला कारक कौन सा हो जाएगा? हिमालय की उपस्थिति। तो उत्तर में हिमालय की स्थिति, है ना, उत्तर में हिमालय की उपस्थिति मध्य एशिया से आने वाली, ठीक है, मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकती है। ठीक है, फिर से देखते हैं, उत्तर देश में हिमालय की उपस्थिति मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकती है, यानी ठंडी हवाओं को जो है हिमालय रोक लेता है। इसी कारण भारत में मध्य एशिया की तुलना में कम ठंडी रहती है। ठीक है, किस कारण से? क्योंकि हिमालय जो है मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को क्या करता है? रोक लेता है, इसलिए मध्य एशिया से अपना भारत जो है यहाँ पर कम ठंडी रहती है। ठीक, उसके बाद अगला चलते हैं, हिमालय द्वारा मानसूनी पवनों को रोककर उत्तरी मैदानी भाग में वर्षा भी प्रदान करती हैं। यानी कहने का मतलब हिमालय की उपस्थिति है इन जो मानसूनी पवनों को रोककर मैदानी भाग में क्या करती है? वर्षा प्रदान करती है। तो तीसरा कारक कौन सा हो जाएगा जलवायु को प्रभावित करने वाला? हिमालय की उपस्थिति। कौन सा हो जाएगा? हिमालय की उपस्थिति हो जाएगा। आगे चलते हैं फिर दोस्तों, अगला देखते हैं वायु दाब और हवाएं। अगला कारक कौन सा हो जाएगा? वायु दाब और हवाएं हो जाएंगी, वायु दाब और हवाएं। ठीक, अगला कारक यानी चौथा कारक कौन सा हो जाएगा जलवायु को प्रभावित करने वाला? तो उत्तरी मैदानों में ग्रीष्म ऋतु के दौरान निम्न वायुदाब क्षेत्र का निर्माण और वायु के दिशा में परिवर्तन। क्या होगा? निम्न वायुदाब का निर्माण
और वायु की दिशा में परिवर्तन उत्तर प्रदेश समेत भारत की मानसूनी जलवायु के लिए उत्तरदायी है। फिर से देखेंगे इसको ध्यान से। उत्तरी मैदानों में ग्रीष्म ऋतु के दौरान, है ना, ग्रीष्म ऋतु के दौरान निम्न वायुदायक क्षेत्र का निर्माण और वायु के दिशा में परिवर्तन उत्तर प्रदेश समेत भारत की मानसूनी जलवायु के लिए उत्तरदायी हो जाएगा। तो ये कारक कौन सा हो जाएगा? वायुदाब और हवाएं। आगे चलते हैं दोस्तों, फिर आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश की ऋतुओं को, है ना, उत्तर प्रदेश की ऋतुएं। तो मौसम वैज्ञानिकों द्वारा भारत में 4 विशिष्ट ऋतुओं की पहचान की गई। कितनी ऋतुओं को? 4 विशिष्ट ऋतुओं को पहचान की गई। यानी कौन कौन सी ऋतुएं हैं? जो ऋतुएं हैं वो शीत ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, दक्षिण पश्चिम मानसून है, लौटते हुए मानसून। ये पूरे भारत में है और यही 4 ऋतुएं जो हैं उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती हैं। ठीक है, तो मौसम वैज्ञानिकों द्वारा भारत में 4 विशिष्ट ऋतुओं की पहचान की गई। यह 4 ऋतुएं उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती हैं। वो ऋतुएं कौन कौन सी हैं? शीत ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, दक्षिण पश्चिम मानसून है, लौटते मानसून है। अब इन्हीं ऋतुओं को थोड़ा सा हम क्रम से देखेंगे कि शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, दक्षिण पश्चिम मानसून और लौटते हुए मानसून, है ना, ये उत्तर प्रदेश की देख लेंगे थोड़ा सा। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं उत्तर प्रदेश की ऋतुओं में कौन सी ऋतु हो जाएगी? उत्तर प्रदेश की ऋतुओं में शीत ऋतु। कौन सी? शीत ऋतु हो जाएगी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु। ठीक, इसके बारे में देखते हैं कि जो शीत ऋतु है यह ऋतु मध्य नवंबर से शुरू होती है। कब से? मध्य नवंबर से शुरू होती है। शीत ऋतु कब से शुरू होती है उत्तर प्रदेश में? मध्य नवंबर से शुरू होती है। जनवरी सबसे ठंडा महीना होता है। जनवरी जो है सबसे ठंडा महीना होता है। औसत मासिक तापमान कितना होता है? 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है। कितना होता है? औसत मासिक तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है। ये शीत ऋतु की बात कह रहे हैं उत्तर प्रदेश की। ठीक है, उसके बाद राज्य के पश्चिमी भाग सर्वाधिक ठंडे रहते हैं। राज्य के जो है पश्चिमी भाग सबसे ठंडे रहते हैं और कोहरे व पालों के साथ शीत लहर का अनुभव करते हैं। यानी कोहरा और पालों के साथ में शीत लहर का अनुभव करते हैं। ठीक, तो शीत ऋतु कब प्रारंभ होती है? मध्य नवंबर में शुरू होती है, मध्य नवंबर में। और जनवरी सबसे ठंडा महीना रहता है और मासिक तापमान कितना होता है? 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है। फिर आगे चलते हैं दोस्तों, कुछ और पॉइंट देख लेते हैं शीत ऋतु से। जैसे दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर, है ना, उत्तर प्रदेश में जो है दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर तापमान कम होता है। ये याद रखना है कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में दक्षिण से उत्तर की ओर, है ना, जाने पर तापमान में क्या होती है? कमी होती है। ठीक है, वहीं अगर कह दे उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर तो तापमान में क्या होगा? बढ़ोतरी होगी। ठीक है, वहीं पर देखेंगे अगले पॉइंट को। शीत ऋतु के दौरान उत्तर प्रदेश उच्च वायुदाबी स्थिति के अंतर्गत आता रहता है। किसमें? उच्च वायुदाबी स्थिति, है ना, उच्च वायुदाबी स्थिति के अंतर्गत रहता है। ठीक, शीत ऋतु के दौरान उत्तर प्रदेश उच्च वायुदाबी स्थिति के अंतर्गत रहता है। ठीक, अगले पॉइंट पर चलते हैं कि शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा इस मौसम में हल्की वर्षा होती है। यानी पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा इस मौसम में हल्की वर्षा होती है। वो भी कितनी? 5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर। पूछा जाता है शीत ऋतु में वर्षा कैसे होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ से होती है। कैसे होती है? पश्चिमी विक्षोभ से होती है। और यह वर्षा रबी के फसल के लिए लाभदायक होती है। जो रबी की फसल है इस समय जो चल रही है, गेहूँ वगैरह है, इसके लिए क्या होती है? ये लाभदायक होती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, फिर देखते हैं अगला मौसम कौन सा हो जाएगा? ग्रीष्म ऋतु। कौन सा हो जाएगा? अगली ऋतु कौन सी हो जाएगी? ग्रीष्म ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु मार्च से शुरू होती है। कब से शुरू होती है? मार्च से शुरू होती है और मध्य जून में अपने चरम पर पहुंच जाती है। मध्य जून में, यानी वही गर्मी वाला सिस्टम है कि मार्च से शुरू होती है और मध्य जून में अपने चरम पर पहुंच जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। इस मौसम के दौरान सूर्य आभासी रूप से, है ना, आभासी रूप से कर्क रेखा की तरफ प्रस्थान करता है ना, आभासी रूप से कर्क रेखा की तरफ प्रस्थान करता है। ठीक, उसके बाद आगे चलते हैं। ग्रीष्म ऋतु में मई का औसत तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। कितना? 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है ग्रीष्म ऋतु में मई का तापमान। ठीक, वहीं उत्तर प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में, है ना,
उत्तर प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में दैनिक तापांतर है ना, दैनिक तापांतर कितना होता है 10 डिग्री सेल्सियस से 14 डिग्री सेल्सियस तक है ना, 10 डिग्री सेल्सियस से 14 डिग्री सेल्सियस तक दैनिक तापांतर रहता है ग्रीष्म ऋतु में। ये पूछा जाता है कि दैनिक तापांतर जो है ग्रीष्म ऋतु में कितना रहता है 10 डिग्री सेल्सियस से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच में। ठीक, आगे चलते हैं फिर दोस्तों, अगला पॉइंट है उत्तरी मैदानी भाग में निम्न वायुदाब की दशाएं मौजूद होती हैं। कौन सी? उत्तरी मैदानी भाग में निम्न वायुदाब की दशाएं मौजूद होती हैं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, ग्रीष्म से संबंधित और कुछ पॉइंट देख लेते हैं। जैसे है दोपहर के दौरान है ना, ग्रीष्म ऋतु में दोपहर के दौरान लू नामक गर्म और शुष्क हवाएं बहती हैं। कौन सी? यानी लू नामक गर्म और शुष्क हवाएं बहती हैं। किस मौसम में? ग्रीष्म ऋतु में, यानी गर्मी में। ठीक है, उसके बाद अगला है शाम के समय धूल भरी आंधियां चलती हैं। ग्रीष्म ऋतु में जो है शाम के समय धूल भरी आंधियां चलती हैं, और जब आंधी चलती हैं तो कुछ मात्रा में संवहनी वर्षा भी प्राप्त होती है। किसमें? ग्रीष्म ऋतु में है ना, हल्की वर्षा भी होती है ग्रीष्म ऋतु में। और ग्रीष्म ऋतु में जो है औसत वर्षा कितनी होती है 10 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर, यानी ज़्यादा नहीं होती है, 10 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर के बीच ये और वार्षिक वर्षा होती है। ठीक, उसके बाद उत्तर प्रदेश में आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड में कर्क रेखा के समीप होने के कारण, यानी बुंदेलखंड जो है कर्क रेखा के समीप होने के कारण गर्मी अपने चरम पर होती है, यानी बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है। कहाँ पर? यानी बुंदेलखंड में कर्क रेखा के समीप होने के कारण। ठीक, लेकिन राज्य में आगरा और झांसी है ना, राज्य में आगरा और झांसी सबसे गर्म स्थान होते हैं। कौन से होते हैं? आगरा और झांसी। तो उत्तर प्रदेश में सबसे गर्म स्थान कौन से होते हैं? आगरा और झांसी होते हैं। बरेली में तापमान बहुत कम रहता है, बरेली में तापमान बहुत कम रहता है, यानी ग्रीष्म ऋतु में लू चलती हैं, संवहनी वर्षा प्राप्त होती है, और बुंदेलखंड कर्क रेखा के समीप होने के कारण वहाँ पर गर्मी भी अधिक पड़ती है। और राज्य में आगरा और झांसी सबसे गर्म स्थान है, आगरा और झांसी सबसे गर्म स्थान है, और बरेली में तापमान कम रहता है। ठीक, बरेली में तापमान कम रहता है। आगे चलते हैं, फिर देखते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ठीक, कौन सा हो जाएगा? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। यानी हमने कौन कौन सी देखा? सबसे पहले शीत ऋतु, फिर ग्रीष्म ऋतु और दक्षिण पश्चिमी मानसून, यानी तीसरा देखते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। तो पछुआ पवनें भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में प्रवेश करती हैं। जो पछुआ पवनें चलती हैं वो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में प्रवेश करती हैं। ठीक, मानसूनी हवाएं केरल में 1 जून तक पहुंच जाती हैं। कब? 1 जून तक पहुंच जाती हैं, और 15 जून तक गंगा के मैदानों में प्रवेश करती है, यानी गंगा का जो मैदानी भाग है वहाँ पर 15 जून तक बारिश पहुंच जाती है, यानी वर्षा पहुंच जाती है। ठीक, और दक्षिण पश्चिम मानसून को 2 शाखाओं में बांटा जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून को कितनी शाखाओं में बांटा जाता है? 2 शाखाओं में बांटा जाता है। जैसे मान लो कि अपना भारत है, भारत का दक्षिण वाला पार्ट है, अब यहाँ से मान लो मानसूनी हवाएं चली, ठीक है, मानसून यहाँ से उठा केरल में, तो एक शाखा इस साइड में चली जाएगी, यानी बंगाल की खाड़ी की तरफ चली जाएंगी, और एक इस तरफ चली जाएगी अरब सागर। तो जो पश्चिमी है, यानी क्या कहते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून है, ये 2 शाखाओं में बंट जाता है। कौन सा? एक तो बंगाल की खाड़ी शाखा, जो बंगाल की खाड़ी की तरफ चला जाएगा, और दूसरा कौन सा हो जाएगा? अरब सागर की शाखा। कौन से हो जाएगा? अरब सागर की शाखा हो जाएगी। ठीक, 2 शाखाओं में यानी दक्षिण पश्चिम मानसून डिवाइड हो जाता है। ठीक है, आगे फिर चलते हैं, अगले पॉइंट को देखते हैं दोस्तों, कि उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर वर्षा बंगाल खाड़ी यानी बंगाल की खाड़ी शाखा से प्राप्त होता है। कहाँ से? बंगाल की खाड़ी शाखा से प्राप्त होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस शाखा से होता है? बंगाल की खाड़ी शाखा से होता है, बंगाल की खाड़ी शाखा से। और गंगा के मैदानी भागों में, यानी गंगा के मैदानी भागों में दोनों शाखाएं एक साथ मिल जाती हैं, यानी अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा, ये दोनों क्या होती हैं? गंगा के मैदानी भाग में मिल जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा, ये दोनों कहाँ पर मिलती हैं? गंगा के मैदानी भागों में दोनों शाखाएं मिल जाती हैं। ठीक, आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग से पश्चिमी भाग की तरफ जाने पर, पूर्वी भाग से पश्चिमी भाग की तरफ जाने पर वर्षा कम होती जाती है, यानी वर्षा कहाँ पर ज़्यादा होती है? पूर्वी भाग में होती है, यानी पूर्वी भाग से पश्चिमी भाग की तरफ जाने पर वर्षा
कम होती जाती है ना, वर्षा कम होती है, यानी पश्चिमी भाग में क्या हो जाएगा, वर्षा कम हो जाती है। ठीक, उसके बाद पूर्वी भाग में औसत वर्षा, पूर्वी भाग में औसत वर्षा कितनी होती है, 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर। पूर्वी भाग में औसत वर्षा कितनी होती है, 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर होती है। और पश्चिमी भाग में औसत वर्षा कितनी होती है, यानी 60 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर। देखो पश्चिमी भाग में वर्षा कम होती है और पूर्वी भाग में वर्षा अधिक होती है, पश्चिमी भाग में कम और पूर्वी भाग में वर्षा अधिक होती है। फिर आगे चलते हैं दोस्तों, अगला है लौटते हुए मानसून, है ना, लौटते हुए मानसून, है ना। अगली ऋतु कौन सी हो जाएगी, लौटते हुए मानसून। तो ये सितंबर के अंत तक, है ना, सितंबर के अंत तक निम्न वायुदाब क्षेत्र, निम्न वायुदाब क्षेत्र गंगा मैदानों से दक्षिण की ओर स्थानांतरित होने लगती है ना। सितंबर के अंत तक निम्न वायुदाब क्षेत्र गंगा मैदानों से दक्षिण की ओर स्थानांतरित होने लगती है। यह गंगा मैदानों समेत उत्तर प्रदेश में मानसून की समाप्ति होती है ना। ठीक है, इतने समय ही क्या होती है, मानसून की समाप्ति होती है अपने उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आगे है मानसून की वापसी मानसून के आगमन से तीव्र होती है, यानी मानसून आता है तो धीरे धीरे आता है, लेकिन जब वापसी होती है तो बहुत ही तीव्र होता है। ठीक है, वापसी जो है मानसून की बहुत ही तीव्र होता है। ठीक, आगे चलते हैं, फिर देखते हैं। तो ये 4 मौसम हो गई, कौन कौन से, यानी 4 ऋतुएं हो गई, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु और लौटते हुए मानसून। ठीक है, जो शीत ऋतु है ये मध्य नवंबर से शुरू होती है और ग्रीष्म ऋतु जो है ये मार्च से शुरू होती है और दक्षिण पश्चिम मानसून ये जो है पछुआ पवनों से दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत होती है। ठीक है, आगे चलते हैं, फिर दोस्तों आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश में वर्षा का वितरण, है ना। उत्तर प्रदेश में वर्षा का वितरण, है ना, कैसे किया गया है उत्तर प्रदेश में वर्षा का वितरण। तो उत्तर प्रदेश में अधिकतम वर्षा, उत्तर प्रदेश में अधिकतम वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। किससे होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। और वर्षा जो है जून से सितंबर 4 महीनों में केंद्रित होने के कारण, है ना, 4 महीनों केंद्रित होने के कारण राज्य में बाढ़ और सूखे की आवृत्ति होती है। यानी यही 4 महीने केवल वर्षा होती है और जब वर्षा होती तो बाढ़ और जो वर्षा खत्म फिर तो सूखा पड़ जाता है। उसके बाद आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश मध्यम वर्षा और निम्न वर्षा क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। मध्यम वर्षा और निम्न वर्षा क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। कौन, अपना उत्तर प्रदेश मध्यम वर्षा और निम्न वर्षा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक, आगे चलते हैं, फिर इसी को देख लेते हैं, मध्यम वर्षा और निम्न वर्षा क्षेत्र ये कहाँ कहाँ पर कैसे होता है। ठीक, तो मध्यम वर्षा क्षेत्र जो है यह क्षेत्र 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा प्राप्त करता है। यानी मध्यम वर्षा क्षेत्र जो है इसमें कितना, 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा प्राप्त होती है। और ये उत्तर प्रदेश का जो भाबर और तराई क्षेत्र ना, भाबर और तराई क्षेत्र समेत उत्तर प्रदेश उत्तरी भाग आते हैं ना, उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग आते हैं, जिसमें उत्तरी सहारनपुर, महाराजगंज, कुशीनगर और बलरामपुर, यानी मध्यम वर्षा क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, उत्तरी सहारनपुर आ जाएगा, महाराजगंज आ जाएगा, कुशीनगर, बलरामपुर, है ना, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, मध्यम वर्षा क्षेत्र के अंतर्गत। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर क्षेत्र में होती है। कहाँ पर होती है, गोरखपुर क्षेत्र में होती है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है, गोरखपुर क्षेत्र में होती है। तो मध्यम वर्षा 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच और भाबर तराई क्षेत्रों समेत उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले, सहारनपुर, महाराजगंज, कुशीनगर और बलरामपुर क्षेत्र, इन क्षेत्रों में जो है मध्यम वर्षा होती है। ठीक, उसके बाद निम्न वर्षा देख लेते हैं। कौन सा, निम्न वर्षा, यह क्षेत्र 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के साथ वर्षा प्राप्त करता है ना। कितना, 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर से वर्षा प्राप्त करता है। ठीक, इसके अंतर्गत पश्चिमी उत्तर प्रदेश शामिल है। कौन सा आता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आता है। कौन सा आता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आता है, जिसमें मथुरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद, है ना, ये मेन है, मथुरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद जिले आते हैं। ठीक है, ये निम्न वर्षा क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएंगे। और पूछा जाता है कि प्रदेश में सबसे कम वर्षा, प्रदेश में सबसे कम वर्षा जो है वो कहाँ पर होती है, मथुरा में। प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है, वो मथुरा में होती है। कहाँ पर होती है, मथुरा। सबसे ज़्यादा गोरखपुर क्षेत्र और सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है, मथुरा में होती। सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है, मथुरा में होती। सबसे कम वर्षा मथुरा में होती। ठीक है, आगे चलते हैं फिर दोस्तों। आज का एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर सभी दोस्त देंगे, तो वो कौन सा है,
कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो ऑप्शन है मथुरा, आगरा, मासिनराम और झांसी। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर सर्वाधिक नहीं कम वर्षा वाला होगा। ठीक है, सर्वाधिक नहीं, यहाँ पर कम वर्षा वाला। ठीक है, कम वर्षा वाला स्थान, उत्तर प्रदेश का कम वर्षा वाला स्थान कौन सा हो जाएगा? तो ये आप सबको बताना है। ये 4 ऑप्शन हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये क्लास आप सबको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों को शेयर करना ना भूलना। तो मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।